हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न करेंगे और ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सूची 1 में महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरी सूची में उनकी राजधानी दी हुई है। ठीक है, तो पहला इसमें दिया हुआ है गांधार। तो गांधार की राजधानी क्या थी? यहाँ पर तक्षशिला। ओके, और शूरसेन की राजधानी यहाँ पर होगी मथुरा। ओके, इसी तरीके से वत्स की राजधानी जो होगी वो होगी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी यहाँ पर श्रावस्ती। तो इस तरीके से ये बनता है आपका फर्स्ट वाला सेट। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरीके से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हरेक वंश के जो शासक थे, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में कौन आया? अजातशत्रु, उसका बेटा। उसके बाद में उदयन। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिताजी जो थे इनके बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद में गद्दी पर बैठे। तो यहाँ पर जो कुड़िक कहा गया है वो उदयन को कहा गया है। ठीक है, तो बचपन का नाम जो था उदयन का कुड़िक था। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, उदयन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, बेबीलोन में। तो यहाँ पर भारत पर जब पहला आक्रमण हुआ था वो 326 में हुआ था। ठीक है, 326 में। तो सिकंदर ने यहाँ पर पोरस के साथ में युद्ध किया था। ठीक है, राजा पोरस को हराने के बाद में उसके बाद वो झेलम रिवर को पार नहीं कर पाया। ठीक है, झेलम रिवर को या झेलम नदी को उसकी सेना ने पार करने से इनकार कर दिया क्योंकि सेना पूरी तरीके से थक चुकी थी। इस वजह से उसको वापस जाना पड़ा। कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी सेना में प्लेग की बीमारी, ठीक है, एक प्लेग संक्रमित चूहा था जिसको उसकी रसोई में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी सेना बीमार पड़ गई और उसको वापस जाना पड़ा। ओके, तो ये भी कहा जाता है। तो जब वापस जाते हुए उसका कई राज्यों के साथ में युद्ध हुआ और वो पूरी तरीके से घायल हो गया और जाकर के बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। बेबीलोन आज का जो इराक है, ठीक है, इराक, पहले इस जगह को कहते थे मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का एक नगर था बेबीलोन जो था वो मेसोपोटामिया का एक नगर था। ठीक है, तो इराक की राजधानी बगदाद। तो बगदाद के आसपास का इलाका जो था उसको कहते थे मेसोपोटामिया सभ्यता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है ग्राम भोजक या फिर भोजक। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? देखिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। अजातशत्रु ने कराई थी राजगृह में। और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक ने की थी। ठीक है, कालाशोक ने किसमें? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। ओके, पाटलिपुत्र से पहले जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह। ओके, इसको हम गिरिब्रज भी कहते हैं। गिरिब्रज भी लिखा हुआ आता है और राजगृह भी लिखते हैं इसके लिए। ठीक है, तो पहले ये नाम था अजातशत्रु के टाइम पे। उसके बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र में इसका नाम बदल दिया, पाटलिपुत्र रख दिया गया। उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो यहाँ पर है ये ऑप्शन बी, झेलम नदी। तो झेलम नदी के किनारे यहाँ पर सिकंदर और पोरस की सेना के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था
ओके, और यहाँ पर पोरस की सेना या पोरस की यहाँ पर पराजय हुई। तो ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। इसी का बेटा हुआ जिसका नाम था घनानंद। ओके, ऑप्शन जो सीधी हुआ इसमें धनानंद, इसका बेटा था ये। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? तो अग्रमीज या फिर जैंड्रमीज किसको कहा गया है? ये कहा गया है धनानंद को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, धनानंद। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाइडस्पीस, हाइडस्पीस भी लिखा हुआ आता है या फिर हाइडस्पस भी कहते हैं इसके लिए। यह बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो यह हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। ओके, 326 बीसी। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सूची वन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर शासक हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर वंश हैं। तो बिंबिसार, तो सबसे पहले बिंबिसार किस वंश से बिलोंग करते थे या किस वंश से संबंधित थे? तो बिंबिसार जो थे वो थे हर्यक वंश से। ठीक है, नहीं। अब आता है यहाँ पर कालाशोक, तो कालाशोक जो थे वो थे शिशुनाग वंश थे। ठीक है, और महापद्म नंद ये थे नंद वंश से, और बिंदुसार मौर्य काल। ठीक है, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश होगा यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मौर्य वंश होगा। तो यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी हमने बताई थी, यहाँ पर प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगृह। ओके, ये कब थी? अजातशत्रु के टाइम पर। ठीक है, अजातशत्रु के टाइम पर गिरिब्रज या राजगृह थी। उसके बाद में अजातशत्रु के बाद में उदयन ने चेंज कर दी, उदयन ने कर दिया इसको पाटलिपुत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? यह है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन था? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, धनानंद। ओके, सिकंदर महान, तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो उस टाइम पर मगध का जो राजा था वो था धनानंद। ओके, और गांधार में कौन था? पोरस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही। वह एक अच्छा प्रशासक था, ओके, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, 1 2 3 4। 18 देखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी में ईसा पूर्व हुआ था, 6ठी सदी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ईरानियों ने किया था। ठीक है, ईरानियों ने किया था पहला भारत पे विदेशी आक्रमण। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों द्वारा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, यूनानियों द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ईरानी शासक अभी बताया था कि पहला भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो किया था ईरानियों ने किया था। तो वहाँ का जो राजा था इसका नाम था डेरियस या फिर इसका नाम था दायरवाहु। ठीक है, दायरवाहु 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, डेरियस। ओके, 22 देखेंगे, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा?
तो किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इनका युद्ध रहा बज्जी या फिर संग वैशाली के साथ। तो वैशाली के साथ इनका युद्ध रहा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? हमने बताया था यहाँ पर महापद्म नंद, तो महापद्म नंद यहाँ पर पहला था नंद वंश का, इसको हम संस्थापक ही कहते हैं नंद वंश का। और दूसरा जो रहा वो धनानंद। तो ये दो ही रहे थे राजा, ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन रहा? धनानंद। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था, ये बनाया था शिशुनाग ने। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, शिशुनाग। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने नहीं किया, वो था काशी। तो काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 27, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ये किया था अजातशत्रु ने। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, अजातशत्रु। ओके, 20 देखेंगे 28, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर जो शासन था या उत्तर भारत पर देखेंगे तो नंद वंश का था, जिसका नाम था धनानंद। ओके, 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर अगर हम देखेंगे तो वो था मगध, ओके, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया नहीं बनाया। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो वो झेलम नदी से बाहर ही वापस ही चला गया था, ठीक है, पोरस से युद्ध जीतने के बाद में। तो इस वजह से वो यहाँ पर भारत को यूनान की रियासत नहीं बना पाया। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद ऐसा था मगध। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, मगध, जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ओके, तो डी ऑप्शन सही है इसमें। गणतंत्रात्मक का मतलब यह होता है कि जहाँ का शासक वंश के अनुसार ना हो, वंश के अनुसार ना हो, ठीक है। जैसे जो शासक बनता है या जो राजा बनता है वो वंश के अनुसार नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी बन सकता है, ठीक है, चुन करके, या बदलते रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक बना तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो ये होता है वंश के अनुसार, ठीक है, या वंशानुगत कह सकते हैं। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में या रिपब्लिक में वहाँ का जो किंग होता है या फिर वहाँ का जो शासक होता है वो एक तरीके से चेंज होता रहना चाहिए, ठीक है, लोगों के द्वारा चुन करके बने या फिर बदलता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था बिंबिसार को। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसे माना जाता महापद्म नंद। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, महापद्म नंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन नहीं था इसमें आपका नहीं था, देखिए, निर्याकस, एनासिक्राटस और एरिस्टोबुलस। हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस इतिहास के जनक या जन्मदाता,
ठीक है, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास की जन्मदाता। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। 35 देखेंगे, गृहपति। गृहपति जैसे वहाँ पर देखा था, एक मुखिया को क्या कहते थे पाली भाषा में? मुखिया को कहते थे भोजक, भोजक या ग्राम भोजका, ग्राम भोजका। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर गृहपति, गृहपति कहा जाता था, गृहपति ये कहा जाता था धनी किसान के लिए, धनी किसान, किसान जिसके पास में ज़्यादा भूमि होती थी उन किसानों के लिए यहाँ पर धनी किसान कहा जाता था या फिर उनको गृहपति कहते थे। ठीक है, तो ये थे हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।